नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। तो आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज इस क्लास में हम लोग यूपी जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेकर आ चुके हैं। ऑलरेडी आप लोगों को 5 प्रैक्टिस सेट जो है वो कराया जा चुका है। इस क्लास में हम लोग जो है 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों को जो है डिस्कस करते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी को इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश, एक सेकेंड कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। उसके बाद पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गैर परंपरा ऊर्जा विकास संस्थान का गठन किस वर्ष में किया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गैर परंपरा ऊर्जा संस्थान विकास संस्थान की स्थापना नेडा की बात करें क्या 1993 में, 1977 में, 1983 या फिर 1990 में किया गया है। तो बात करें उत्तर प्रदेश सरकार ने गैर परंपरागत ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना की तो कब किया था? 1983 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। वही बात करें और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की, जैसे उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश निगम अधिनियम, कौन सा निगम अधिनियम कब आया था? तो उत्तर प्रदेश निगम अधिनियम की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश निगम अधिनियम जो है उत्तर प्रदेश निगम अधिनियम कब आया था? तो उत्तर प्रदेश निगम अधिनियम कब आया था, आप लोग बताइए। इसी के साथ आप लोग ये एक और प्रश्न बताइए कि उत्तर प्रदेश कौन सा उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, कौन सा नगर पालिका अधिनियम, नगर पालिका अधिनियम की बात की जाए तो ये दोनों अधिनियम कब आए थे? तो उत्तर प्रदेश निगम अधिनियम की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश निगम अधिनियम 1959 में आया था। कब आया था? 1959 में जो है उत्तर प्रदेश निगम अधिनियम आया था। वही बात करें नगर पालिका अधिनियम की तो नगर पालिका अधिनियम जो है 1916 में आया था। कब आया था? तो 1916 में जो है वो नगर पालिका अधिनियम जो है वो आया था। इसी के साथ एक और प्रश्न की बात करें, एक सेकेंड थोड़ा सा स्लाइड ले लेते हैं तब आप लोगों को बताते हैं। उत्तर प्रदेश पंचायती कौन सा, एक सेकेंड, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, कौन सा अधिनियम? पंचायती राज अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम। तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कब आया था? वही बात कर ले उत्तर प्रदेश कौन सा उत्तर प्रदेश फायर, कौन सा फायर एंड फायर सेफ्टी, कौन सा फायर सेफ्टी, फायर एक सेकेंड सेफ्टी ना सेफ्टी अधिनियम, फायर एंड फायर सेफ्टी अधिनियम और उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम। तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की बात करें तो 1947 में आया था। वहीं फायर एंड फायर सेफ्टी अधिनियम की बात की जाए तो फायर एंड फायर सेफ्टी अधिनियम जो है उत्तर प्रदेश में सन 2005 में जो है वो आया था। कब आया था? तो सन 2005 में। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनी विधानमंडल नहीं है? कौन सा राज्य है जिसमें द्विसदनी जो विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद नहीं है?
क्या राजस्थान में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, तेलंगाना में नहीं है या फिर महाराष्ट्र में नहीं है। तो बात करें द्विसदनी व्यवस्था किस राज्य में नहीं है, तो राजस्थान जो राज्य है यहाँ पर द्विसदनी व्यवस्था जो है वो नहीं है। कहाँ पर नहीं है, तो जो राजस्थान है वहाँ पर द्विसदनी व्यवस्था नहीं है। द्विसदनी व्यवस्था का मतलब होता है ऐसा राज्य जहाँ पर विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी हो। तो विधान परिषद कितने राज्यों में है, तो 6 राज्यों में जो है वो विधान परिषद है। कौन कौन से, तो आपका एक उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के अलावा बिहार, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। कहाँ कहाँ पर है, एक आपका बिहार हो गया, दूसरा आपका कर्नाटक, कहाँ पर, नाटका में हो गया, और जो तीसरा आपका है आंध्र प्रदेश। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश। यानी 3 ये और 3 ये 6 राज्यों में जो है वो विधान परिषद है। कितने राज्यों में, 6 राज्यों में। वही बात कर ले उत्तर प्रदेश विधान जो परिषद है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद जो है, उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1937 में जो है उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की स्थापना की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। और पहली बैठक की बात की जाए तो पहली बैठक जो है वो कब हुई थी, तो 29 जुलाई सन 1937 को। कब हुई थी पहली बैठक, तो पहली बैठक जो है 29 जुलाई 29 जुलाई सन 1937 को जो है इसकी पहली बैठक हुई थी। कब हुई थी, 29 जुलाई सन 1937 को इसकी पहली बैठक हुई थी। और प्रथम सभापति जो बनाए गए थे वो सर सीताराम को बनाया गया था, और उप सभापति जो है बेगम एजाज रसूल जो है वो बनी थी। और स्वतंत्र उत्तर प्रदेश के जो है पहले सभापति चंद्रभाल बने थे विधान परिषद के। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि ललितपुर जिला किस डिवीजन का एक हिस्सा है, यानी कौन से डिवीजन में जो है ललितपुर आता है। क्या बस्ती डिवीजन में आता है, गोरखपुर डिवीजन में आता है, झांसी डिवीजन में, या फिर चित्रकूट डिवीजन में। तो बात करें आपके जो ललितपुर है, ललितपुर कौन से डिवीजन का हिस्सा है, तो ललितपुर जो है वो झांसी डिवीजन जो है इसका हिस्सा है। किसका हिस्सा है, झांसी डिवीजन में। झांसी डिवीजन में कौन कौन से जिले आते हैं, तो झांसी डिवीजन में जो है 3 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं, 3 जिले। और कौन कौन से हैं, तो एक तो आपका झांसी हो गया, झांसी डिवीजन में एक कौन सा हो गया, झांसी हो गया। दूसरा आपका जालौन हो गया, कौन सा जिला हो गया, जालौन, एक सेकेंड, दूसरा जालौन हो गया। और तीसरा आपका ललितपुर हो गया। कौन सा हो गया, ललितपुर हो गया। तो ये 3 जिले जो हैं वो झांसी डिवीजन जो है इसमें आते हैं। ललितपुर की बात की जाए, जो ललितपुर जिला है ये यूपी का सबसे कम जनघनत्व वाला जनपद है। सबसे कम जनघनत्व कहाँ पर है, यहीं पर है ललितपुर में। और कितना है, 242 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, 242 पर्सन पर वर्ग किलोमीटर, यानी किलोमीटर स्क्वायर। इतने व्यक्ति जो हैं ये जनघनत्व यहाँ पर है। यह देवगढ़ का दशावतार मंदिर और बालावेहत का जो किला है यह ललितपुर में ही पाया जाता है। और बात करें ललितपुर में यूरेनियम के जो है सीमित भंडार भी देखने को मिलते हैं। इसके गठन की बात की जाए तो ललितपुर का जो गठन है वो कब किया गया था, तो ललितपुर का गठन जो है 1 मार्च 1974 को झांसी से अलग करके जो है वह ललितपुर का गठन किया गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश
पंचायती राज अधिनियम किन क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है? जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम है वो किन क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है? तो क्या यह कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट पर लागू नहीं होता है, या फिर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के तहत लागू नहीं होता है, या फिर नगर महापालिका अधिनियम 1959 के द्वारा लागू नहीं होता है, या फिर अर्बन प्लानिंग एक्ट 1973 के द्वारा लागू नहीं होता है। तो ये किस पर लागू नहीं होता है? तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम जो है वह किस पर लागू नहीं होता है? तो यह उत्तर प्रदेश महानगर पालिका अधिनियम जो है वो 1959 पर जो है वो लागू नहीं होता है। किस पर लागू नहीं होता है? तो महानगर पालिका अधिनियम 1959 पर। बात करें उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम कब आया था? तो क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम जो है 1916 में आया था। वहीं बात करें 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है 1992 में पंचायती राज व्यवस्था को जो है संवैधानिक दर्जा जो है वो प्राप्त किया गया था, और इसको जो है कौन सी सूची में रखा गया था? तो 11वीं सूची में इसको शामिल किया गया था। इसको जो है त्रिस्तरीय प्रणाली के अनुसार ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में जो है वो विभक्त किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि 2008 में किस जिले का नाम बदलकर कांसीराम नगर कर दिया गया था? यानी कौन सा जिला है जिसका नाम बदलकर 2008 में जो है वो कांसीराम नगर कर दिया? क्या मथुरा का नाम बदला गया, मैनपुरी का, अलीगढ़ का, या फिर कासगंज का? तो किस जिले का 2008 में जो है नाम बदलकर कांसीराम नगर किया गया? तो कासगंज जो जिला है इसका 2008 में नाम बदलकर जो है वो आपका कांसीराम नगर कर दिया गया है। यह 71वां जनपद है। कौन सा जनपद है? 71वां जनपद है। 71वां आपका यह जनपद है, और यह किस मंडल के अंतर्गत आता है? तो अलीगढ़ मंडल जो है, कौन से मंडल? अलीगढ़ मंडल के अंतर्गत आता है। अलीगढ़ मंडल जो है इसके अंतर्गत ये आता है। अलीगढ़ मंडल के अंतर्गत जो है कासगंज जिला आता है, जिसका नाम बदलकर जो है कांसीराम नगर कर दिया गया है। इसी के साथ कुछ और जो है महत्वपूर्ण नगर हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे प्रबुद्ध नगर किस जनपद को कहते हैं? प्रबुद्ध नगर कि कौन सा नगर? जो प्रबुद्ध नगर है वो कौन से जनपद को कहते हैं? आप लोग कमेंट करके बताइए। प्रबुद्ध नगर हो गया। भीमनगर कौन से जनपद को कहते हैं? कौन सा नगर? भीमनगर। वहीं बात कर ले पंचशील नगर। कौन सा नगर? पंचशील नगर। पंचशील नगर। और बात कर ले तो इलाहाबाद जो है किसका पुराना नाम है? इलाहाबाद का नाम बदलकर अब वर्तमान में क्या कर दिया गया ये बताइए। इलाहाबाद जो है वो कौन से वर्तमान जनपद का पुराना नाम है? वहीं बात कर ले फैजाबाद को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? कौन से जनपद को? फैजाबाद को। तो इनकी बात करें तो इन सबको क्या कहते हैं? एक सेकेंड, कलर चेंज करके आप लोग को बताते हैं। तो प्रबुद्ध नगर जो है वो कौन से जनपद को कहते हैं? तो शामली को जो है वो प्रबुद्ध नगर कहा जाता है। कौन से जनपद को? शामली जो है इसको प्रबुद्ध नगर कहते हैं। भीमनगर की बात करें तो संभल को कहते हैं। कौन से जनपद को कहते हैं? संभल जनपद जो है इसको भीमनगर कहते हैं। पंचशील नगर की बात करें तो हापुड़ को जो है वो पंचशील नगर जो है वो कहा जाता है। इलाहाबाद की बात करें तो वर्तमान में इसको प्रयागराज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रयागराज कहते हैं। शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, समझ जाइएगा। वही बात करें
फैज़ाबाद को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो अयोध्या, जहाँ पर राम की भगवान की जो है मंदिर बनाया गया है और जिसको राम जन्मभूमि कहते हैं, जो सरयू नदी के किनारे पर अवस्थित है। इसको फैज़ाबाद को वर्तमान में अयोध्या के नाम से जाना जाता है। कुछ और नगर हैं, उनके बारे में भी बताइए। तो जैसे आपका जो है महामाया नगर, कौन-सा नगर? महामाया नगर। 1 सेकंड, महामाया नगर, कौन-सा नगर? महामाया नगर कौन से जनपद को कहते हैं? वहीं बात कर ले ज्योतिबा फुले नगर, कौन-सा नगर? ज्योतिबा फुले नगर, ज्योतिबा फुले, 1 सेकंड, नगर। तो ज्योतिबा फुले नगर कौन से जनपद को कहते हैं? छत्रपति साहू जी महाराज, यानी छत्रपति साहू जी महाराज किस जनपद को कहते हैं? तो आप लोग ये 4 बताइए, ये 3 बताइए। तो महामाया नगर की बात करें तो महामाया नगर जो है वो हाथरस को कहते हैं। किसको कहते हैं? हाथरस जनपद जो है इसको महामाया नगर कहते हैं। ज्योतिबा फुले नगर की बात करें तो अमरोहा जो जनपद है आपका, कौन सा जनपद? अमरोहा जनपद को जो है वह ज्योतिबा फुले नगर के नाम से जाना जाता है। वहीं बात करें छत्रपति साहू जी महाराज नगर, तो अमेठी को जो है छत्रपति साहू जी महाराज नगर के नाम से जाना जाता है। कौन से जनपद को छत्रपति साहू जी महाराज नगर के नाम से जानते हैं? तो अमेठी जनपद को जानते हैं। वहीं बात करें संत रविदास नगर जो है भदोही को कहते हैं और रमाबाई नगर जो है कानपुर देहात को कहते हैं। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि किस प्रमुख कार्यक्रम के तहत एमएसएमई पर विशेष ध्यान दिया गया? जो एमएसएमई है इस पर विशेष ध्यान जो है किस अधिनियम या किस कार्यक्रम के तहत दिया गया? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के द्वारा, ओडीओपी के द्वारा, या फिर वन विलेज वन प्रोडक्ट के द्वारा, या वन स्टेट वन प्रोडक्ट अधिनियम, या फिर वन तालुका वन प्रोडक्ट के अधिनियम के द्वारा इस पर विशेष ध्यान दिया गया। तो एमएसएमई पर विशेष ध्यान जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ओडीओपी जो योजना है इसके द्वारा दिया गया। इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत जो है 24 जनवरी कब किया गया था? 24 जनवरी सन 2018 में जो है इसकी शुरुआत हो गई थी। कब हुई थी? इसकी शुरुआत जो है 24 जनवरी सन 2018 को योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो है इसकी स्टार्टिंग कर दिया गया था। इसके द्वारा ही एमएसएमई जो है इस पर विशेष ध्यान दिया गया। पीएम सुकुसुम योजना की बात कर ले तो पीएम सुकुसुम योजना जो उत्तर प्रदेश में हुआ था, एक खेतों में जो है सोलर पंप लगाने के लिए इस पर जो है लगभग 60% की सब्सिडी देने के लिए इसकी शुरुआत हुई थी। वहीं बात कर ले रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना जो अभी 2026 के बजट में जिसका जो है पारित किया गया है, उसमें लगभग जो है स्कूटी योजना के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना जो 26 के बजट में हुआ है उसमें लगभग 400 करोड़ का जो है इसके लिए बजट पास किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? यानी उत्तर प्रदेश का जो सबसे पश्चिमी जिला है, क्या शामली है, सोनभद्र है, सहारनपुर है, या फिर बलिया है? तो बात करें उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला, तो उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली जो है वह उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। सोनभद्र की बात करें तो सबसे दक्षिणी जिला है, बलिया सबसे पूर्वी जिला है और सहारनपुर सबसे उत्तरी जिला है। कौन सा है? जो सोनभद्र है ये सबसे दक्षिणी जिला है, सहारनपुर की बात करें तो सबसे उत्तरी जिला है और वहीं आपकी बलिया जो है वो सबसे पूर्वी जिला है। कौन सा है? सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया है। वहीं बात कर जो उत्तर प्रदेश है
वो उत्तर प्रदेश के साथ जो है वो उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ 7 जो उत्तर प्रदेश के 7 जनपद हैं, कितने जनपद? 7 जनपद जो हैं वह नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। कितने जनपद? 7 जनपद। बिहार के साथ भी 7 जनपद सीमा लगाते हैं। वहीं मध्य प्रदेश के साथ 11 जनपद जो उत्तर प्रदेश के हैं वो सीमा साझा करते हैं। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि एनबीए योजना के तहत फंड प्राप्त करने वाला जिला इनमें से कौन सा नहीं है? तो जो एनबीए योजना है इसके द्वारा जो फंड मिलता है उस फंड को प्राप्त करने वाले जिलों में से इन 4 जिलों में से कौन सा नहीं है? क्या गोरखपुर नहीं है, देवरिया नहीं है, वाराणसी नहीं है या फिर आजमगढ़ नहीं है? तो एनबीए योजना के तहत फंड कौन सा जिला नहीं प्राप्त करता है? तो वाराणसी जनपद जो है एनबीए योजना के तहत फंड प्राप्त नहीं करता है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि यूपी में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि जो है BRGF के अंतर्गत कितने जिले शामिल है? यानी पिछड़ा अनुदान जो निधि है इसके अंतर्गत यूपी के क्या 45 जिले शामिल है, 35 जिले हैं, 50 जिले हैं या फिर 30 जिले हैं? तो यूपी में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अंतर्गत जिलों की संख्या की बात की जाए तो कुल 35 जिले जो हैं इसमें पिछड़ा वर्ग अनुदान क्षेत्र जो निधि है इसके अंतर्गत आते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो BRGF है इसका मुख्य उद्देश्य की बात करें तो विकास कार्यों में क्रिटिकल गैपों को जो है पूरा करने में जो योजनाएं हैं उससे क्या है छूट गई हैं उनको जो है वो पूरा करने इसका मुख्य उद्देश्य है। इसमें कितने जिले आते हैं? तो इसमें कुल 35 जिले जो है वह उत्तर प्रदेश के आते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से संबंधित हैं? क्या यह नागा संप्रदाय से हैं, नाथ संप्रदाय से हैं, कालमुख संप्रदाय से हैं या फिर माधव संप्रदाय से हैं? तो बात करें उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी कौन से संप्रदाय से संबंधित हैं? तो ये गोरखपुर के जो है नाथ संप्रदाय से संबंधित है, क्योंकि गोरखपुर के मंदिर में ये बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर नाथ संप्रदाय है वो प्रचलित है। ये नाथ संप्रदाय से संबंधित है। ये कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं? तो ये 21वें नंबर के जो है वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। कौन से नंबर के? 21वें नंबर के। वहीं बात करें इनका मूल नाम क्या है? तो अजय सिंह बिष्ट जो है इनका मूल नाम है। क्या नाम है? अजय सिंह बिष्ट। अजय सिंह बिष्ट जो है इनका मूल नाम है। ये जो है इनका जो है मूल नाम कौन सा है? अजय सिंह बिष्ट है। ये मुख्यमंत्री कौन से क्रम के हैं? तो 21वें क्रम के जो है वो ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं। सन 1998 से सन 2017 तक लगातार 5 बार जो है वो गोरखपुर से सांसद रह चुके हैं। यह बात करें तो हिंदू युवा वाहिनी के जो है यह अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है भारत में कौन सा स्थान पर आता है? यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है वो भारत में किस स्थान पर है? क्या पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है या फिर चौथे स्थान पे है? तो बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है वो भारत में चौथे स्थान पर आता है। कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर। पहले पे बात करें तो राजस्थान है, दूसरे पर एमपी है, तीसरे पर महाराष्ट्र है, चौथे पर उत्तर प्रदेश और 5वें नंबर पर बात करें तो गुजरात राज्य जो है वो आता है।
कौन सा राज्य है? गुजरात है। इसके उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है देश के कुल क्षेत्रफल का जो है 7.33% है। और वहीं क्षेत्रफल की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 24 लाख कितना? 24,928 वर्ग किलोमीटर जो है वह उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। ये जो है विभाजन से पहले कितना था? जब उत्तर प्रदेश का उत्तराखंड में विभाजन नहीं हुआ था तब क्षेत्रफल कितना था? तो 29,04,000 कितना? सॉरी नहीं, यहाँ पर क्या होगा? नहीं, ये कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर था विभाजन के बाद। और विभाजन से पहले कितना था? तो 2,94,411 वर्ग किलोमीटर था। कितना था? 2,94,411 वर्ग किलोमीटर। और विभाजन के बाद 2,40,928 वर्ग किलोमीटर रह गया है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% जो है हिस्सा उत्तर प्रदेश के पास है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? यानी उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु की बात करें तो क्या फिशिंग कैट है, रेड पांडा है, स्पेक्टर मनी मंकी है, या फिर स्वैम्प डियर यानी बारहसिंगा है? तो उत्तर प्रदेश के राज्य पशु की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो बारहसिंगा, जिसको दलदली हिरण या दलदल का मृग भी कहते हैं बारहसिंगा को। तो बारहसिंगा जो है उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है। वही बात करें पक्षी की तो पक्षी उत्तर प्रदेश का कौन सा है? राज्य पक्षी कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जैसे राज्य पशु बारहसिंगा है, वैसे राज्य पक्षी क्या है, राज्य वृक्ष क्या है, और राज्य की मछली क्या है? यहाँ पर हम मछली की बात करें, जलीय जीव की नहीं बात करें, मछली की बात कर रहे हैं। वहीं पुष्प की बात करें तो उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प क्या होगा? इतने प्रश्नों का आप लोग जवाब दीजिए। तो पक्षी की बात करें तो सारस यानी क्रेज को जो है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी घोषित किया गया है। वहीं बात करें वृक्ष में क्या है? अशोक है। कौन सा वृक्ष है? अशोक को जो है वो राज्य की वृक्ष घोषित किया गया है। मछली की बात करें तो कौन सा है? तो चिताला मछली जो है वो उत्तर प्रदेश का राज्य की मछली है। कौन सा? चिताला। जो चिताला मछली है उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली है। और पुष्प में कौन सा है? पलाश है। कौन सा पुष्प है? तो पलाश पुष्प जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है, जिसको सन 2011 में जो है दर्जा प्राप्त किया गया था। और राज्य की खेल की बात करें तो हॉकी जो है उत्तर प्रदेश का राज्य की खेल है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म जो है वह सही सुमेलित नहीं है? क्या कोयला यानी कोल जो है वह सोनभद्र से प्राप्त होता है? बलुआ पत्थर यानी जिसको सैंड स्टोन कहते हैं मिर्जापुर से प्राप्त होता है? या फिर सिलिकॉन सैंड यानी सिलिकॉन जो बालू है वो प्रयागराज से आता है? या फिर यूरेनियम जो है वह झांसी से आता है? तो इनमें से कौन सा एक जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है यही सही नहीं सुमेलित है। यानी यूरेनियम जो है वो कहाँ से? तो ललितपुर से। अभी जो पिछले ही प्रश्न में हमने पहले ही प्रश्न में बताया था यूरेनियम के सीमित भंडार कहाँ पर हैं? ललितपुर के सोनराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। सोनराई क्षेत्र में तांबा भी जो है वो इसकी भी मात्रा देखने को मिलती है। सेल खड़ी की बात करें तो हमीरपुर व झांसी में मिलता है। हीरा आपका कहाँ से प्राप्त होता है? तो हीरा की अगर बात की जाए तो हीरा आपके बांदा जनपद में जो है वो पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? तो बांदा जनपद में। वहीं पायराइड्स की बात करें तो मिर्जापुर और सोनभद्र में देखने को मिलती है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं।
अगला प्रश्न हमारा है कि चिकनकारी कढ़ाई शैली की उत्पत्ति किस शहर में हुई थी। जो चिकनकारी कढ़ाई है इसकी उत्पत्ति क्या लखनऊ में हुई थी, नोएडा में, प्रयागराज में या फिर वाराणसी में। तो चिकनकारी कढ़ाई की बात करें तो यह इसका उत्पत्ति जो है वह लखनऊ में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में। फारसी ये जो है फारसी भाषा के शब्द चिक से लिया गया, जिसका शाब्दिक अर्थ की बात करें तो संगमरमर एवं कपड़ा पर किया गया जो है कार्य होता है। क्या? संगमरमर और जो कपड़े हैं इस पर किया गया कार्य जो है वो चिकनकारी का जो है शाब्दिक अर्थ होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मिट्टी के गड्ढे यानी अखाड़ा में होने वाली पारंपरिक कुश्ती का नाम क्या है। जो पारंपरिक कुश्ती है उसको मलखंड कहते हैं, मलखंभ कहते हैं, सिल बम्ब कहते हैं या फिर कबड्डी कहते हैं या फिर पहलवानी कहते हैं। तो जो अखाड़े में होता है कुश्ती उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको कुश्ती या पहलवानी के नाम से जो है वो जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो पहलवानी के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मथुरा कला जो है किस नदी के किनारे पर विकसित हुई थी। जो मथुरा कला है वो क्या गंडक नदी के किनारे पर, गंगा नदी के किनारे पर, यमुना या फिर कोसी नदी के किनारे पर जो है वो विकसित हुआ था। तो मथुरा कला की बात करें तो जो मथुरा कला है इसका विकास जो है वह यमुना नदी के किनारे पर हुआ था। कौन से नदी के किनारे पर हुआ था? तो यमुना नदी के किनारे पर हुआ था। और किस काल में हुआ था? तो जो मथुरा कला है इसके विकास की बात करें तो इसका विकास जो है वह कुषाण काल में हुआ था। कौन से काल में हुआ था? तो कुषाण काल जो है वो उसमें इसका विकास हुआ था। इसको जो है सरहुल कला शैली तथा सांची कला शैली का मिश्रण है। जो मथुरा कला शैली है ये कौन सी शैली का मिश्रण है? तो भरहुत कला शैली तथा सांची कला शैली जो है इसका जो है मिश्रण मथुरा कला शैली है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि चौखंडी स्तूप जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो चौखंडी स्तूप की बात की जाए तो चौखंडी स्तूप क्या बोधगया बिहार में है, सारनाथ वाराणसी में है, कौशाम्बी में है या फिर अयोध्या में अवस्थित है। तो बात करें चौखंडी स्तूप की तो चौखंडी स्तूप आपका कहाँ पर अवस्थित है? सारनाथ वाराणसी में अवस्थित है, जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। वहीं बात करें गौतम बुद्ध ने जो है ज्ञान कहाँ पर प्राप्त किए थे? बोधगया बिहार में प्राप्त किए थे। और सर्वाधिक उपदेश की बात करें तो श्रावस्ती में दिए थे। कुशीनगर में महात्मा गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। वहीं बात करें रामाभर स्तूप, कौन से स्तूप की? तो रामाभर स्तूप जो है वो कहाँ पर अवस्थित है? तो रामाभर स्तूप की बात की जाए तो आपके कहाँ पर है? कुशीनगर में है। कहाँ पर है? कुशीनगर में है। कुशीनगर जो है यहाँ पर रामाभर जो स्तूप है वो अवस्थित है। वहीं बात करें पिपरहवा स्तूप, कौन से स्तूप की? पिपरहवा, एक सेकेंड, पिपरहवा जो स्तूप है वो कहाँ पर अवस्थित है? तो पिपरहवा स्तूप जो है वो सिद्धार्थ नगर में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? तो सिद्धार्थ नगर जो है यहाँ पर जो है वो पिपरहवा, सिद्धार्थ नगर में पिपरहवा स्तूप जो है वो देखने को मिलता है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि राहुला लोक नृत्य जो है किस क्षेत्र से संबंधित है। तो राहुला लोक नृत्य की बात की जाए तो क्या रोहिलखंड से संबंधित है, बुंदेलखंड से है, मुगलसराय से है या फिर मथुरा से है। तो जो है
राहुला लोक नृत्य की बात की जाए तो आपके किस जनपद से संबंधित या किस क्षेत्र से है, तो बुंदेलखंड से इसका संबंध है। कहाँ से है? बुंदेलखंड से। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? तो बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय क्या करमा होता है, या फिर छोलिया होता है, या फिर चरकुला नृत्य होता है, या फिर सैरा नृत्य देखने को होता है। तो फसल कटाई के दौरान उत्तर प्रदेश में जो है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में जो है वो सैरा जो नृत्य है वह देखने को होता है। सैरा नृत्य ललितपुर, झांसी व हमीरपुर जनपद में भी होता है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। तो आज के अंतिम प्रश्न की तरफ हम लोग आ चुके हैं। आज का यह अंतिम प्रश्न है। हमारा प्रश्न है कि 2021 में किस शहर में राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय की नींव रखी गई थी? राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय की नींव की बात करें तो कौन से जो है वो शहर में जो है रखा गया था? क्या अलीगढ़ में रखा गया था, अयोध्या में, मथुरा में, या फिर प्रयागराज में? तो सन 2021 में कब? सन 2021 में किस शहर में राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय की नींव रखी गई थी? तो कहाँ पर रखी गई थी? तो इसकी बात की जाए तो इसका जो नींव है कौन से शहर में रखी गई थी? इस प्रश्न का जवाब आप लोग हमें जो है कमेंट में जो है वो होमवर्क के तौर पर जो है बताएंगे कि राष्ट्रीय जो है कानून विश्वविद्यालय की नींव 2021 में कौन से शहर में रखी गई थी। तो आज का यह क्लास जो है यहीं पर समाप्त होता है। एक सेकेंड, ये जो क्लास है यहीं पर समाप्त होती है। यह क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अगर यह क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी अधिक से अधिक शेयर करिएगा। एक सेकेंड, आगे कुछ नहीं है ना? हाँ, ये अगर क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। और इस क्लास के अगर पीडीएफ नोट चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर इसकी पीडीएफ नोट्स जो है अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।